अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। एंड आप बहुत ही पॉपुलर हैं, कभी कभी कंट्रोवर्शियल भी हैं, मगर आप खुलकर बात करते हैं और हमें आप इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज यू डोंट होल्ड बैक एनीथिंग एंड यू टेक ऑल क्वेश्चंस। तो मैं चाहूँगा आज जो ये हमारी जो कॉन्वर्जेशन है, जो रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी में लाइव जा रही है, इस पे आप जो सूचना प्रसारण मंत्रालय को नहीं मगर राष्ट्र सर्वोपरि के थीम पर भी आप थोड़ा एक्सपैंड करके खुलकर बोले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गिव अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वेलकम द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग and one of the youngest cabinet ministers in the Modi government, Anurag Thakur. Anurag ji, पहले I have been privileged to know you for a long time और हमने आपके करियर को भी फॉलो किया है। ये जो आपकी जो अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है एज द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आप अपने प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मानते हैं इन दिस रोल एज द मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? अनुराग जी। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक भारत का आभार प्रकट करता हूं कि आपने सम्मेलन का थीम भी और नाम भी ऐसा चुना है जिसको नेशन फर्स्ट कहें, ये राष्ट्र सर्वोपरि कहें। यह हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है कि देश को ही प्राथमिकता दे। और मैं जब युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब मेरा पहला कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में जब सेना पर पथराव हो रहा था, संसद में कोई बोलता नहीं था, मैं उस बार दूसरी बार का सांसद था 15वीं लोकसभा में, तो मैंने इंडिया फर्स्ट करके कार्यक्रम चलाया, जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी दी। फिर कलकत्ता से कश्मीर तक की यात्रा की, आर्टिकल 370-35 से खत्म करने के लिए, लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए, सेना पर पथराव रुकवाने के लिए और कश्मीर को जो ग्रेटर ऑटोनॉमी स्वायत्तता देने की बात करते थे उसको रुकवाने के लिए। तब शायद तिरंगे में कोई विश्वास, उस तरह से मीडिया के लोगों ने प्रश्न खड़ा किया, कौन आएगा 21वीं शताब्दी में तिरंगे के लिए आपके? मैं तब भी कहता था कि नहीं, ये देश की बात है, भारत की बात है। आप याद करिए कलकत्ता से कश्मीर की वो यात्रा, जब जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने से रोका गया, मुझे, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी को जेल में डाला गया, अपने देश में तिरंगा झंडा नहीं फहराने देते थे। वो भारत की प्राथमिकता थी, देश को पहले रखकर था। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद अनुच्छेद 370-35 से भी मुक्ति मिल गई। आप में से कोई भी लाल चौक पर जाकर आज तिरंगा फहरा सकता है, जम्मू कश्मीर के किसी कोने पर तिरंगा फहरा सकता है। जहां तक मेरे अपने डिपार्टमेंट की आपने बात कही, सूचना प्रसारण मंत्रालय में हम पहले जब विपक्ष में थे तब भी और आज भी हम एक ही बात के पक्षधर हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी, और वो होनी भी चाहिए। जब आप जैसे सीनियर एडिटर्स सवाल पूछते हैं, चाहे सत्ता पक्ष वालों से, विपक्ष वालों से, तो देश के प्रति हमारी जो जवाबदेही है वो भी तय होनी चाहिए। लेकिन कई बार लक्ष्मण रेखा को पार करने का काम हो तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं लेती है किसी को इस तरह से करने के लिए। आपकी जो अपनी बॉडीज बनी है उसके माध्यम से ही अधिकतर इश्यूज वहाँ पे रिजॉल्व होते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया के आने के बाद, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अब डिजिटल मीडिया ने एक नई चुनौती खड़ी की है। कई जगह संकट भी है, कई जगह अवसर भी है। लेकिन डिजिटल मीडिया में कुछ ऐसे लोग भी आए जो वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से देश के खिलाफ जहर भी उगलने लगे, देश को बांटने का प्रयास भी करने लगे। तो वहां पर सूचना प्रसारण मंत्रालय कहीं पर रुका नहीं। हमने 102 से ज्यादा ऐसे यूट्यूब चैनल्स को, वेब पोर्टल्स को प्रतिबंध लगाने का काम किया है, उनको बैन करने का काम किया है, जो आज तक पहले नहीं हुआ। देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम भी किया है। लेकिन दूसरी ओर, चाहे अखबार हो, टीवी चैनल्स हो या बाकी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, जो ईमानदारी के साथ काम कर रहा है खबर पहुंचाने का, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। उल्टा हमने डिजिटल सेवा पोर्टल शुरू करके आपको मेरे दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है और हम अधिकतर समस्याओं का हल वहां पर करते हैं, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात जब करते हैं तो उसमें कर रहे हैं।
अनुराग जी, क्या आपको लगता है कि मीडिया और राष्ट्रवाद पर डिबेट की जरूरत है? क्योंकि किसी ने मुझे कहा, परसों एक बात हो रही थी, इनफैक्ट आज थोड़ी देर में अनुपम खेर जी आने वाले हैं, कल उनसे बातचीत हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आज से 10 साल पहले लोग कहते थे कि नेशनलिज्म इज अ बैड वर्ड फॉर द मीडिया। आप इफ यू आर अ नेशनलिस्ट यानी कि आप प्रेजुडिस्ड हैं, इफ यू आर अ नेशनलिस्ट यू आर बायस्ड। और हमने जब रिपब्लिक शुरू की तो हमने कहा नेशन फर्स्ट, वी वेयर आवर नेशनलिज्म ऑन आवर स्लीव, वी डोंट हैव टू वेयर आवर नेशनलिज्म ऑन आवर स्लीव। तो आपको क्या लगता है कि क्या, मैं कहता हूं, मुझे लगता है, मैं जानना चाहता हूं आपकी सोच, मुझे लगता है हर पत्रकार को पहले राष्ट्रवादी होना चाहिए। व्हाट इज योर व्यू? कैन यू सेपरेट नेशनलिज्म फ्रॉम जर्नलिज्म? हर भारतीय को राष्ट्रवादी भी होना चाहिए और राष्ट्रहित में सोचना भी चाहिए। और रिपब्लिक भारत के बारे में कह ही सकता हूं कि आपको एक कहने की जरूरत नहीं कि नेशन फर्स्ट या राष्ट्र सर्वोपरि। आपके प्रोग्राम जो भी देखेगा वो अपने आप ही कहेगा कि नेशन फर्स्ट वहां पर देखने को मिलता है। इसलिए कहने से कई बार कुछ नहीं होता, आपके कर्मों से आपकी पहचान होती है। और आपके प्रोग्राम, आपके चैनल्स, उससे आपकी एक पहचान बनी है। और मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई दूसरी बार सोचना भी पड़ा हो। देश के सोचने का नजरिया भी बदला है। पिछले 8 वर्षों में देश के प्रति सोचने का नजरिया भी बदला है और देश में काम करने का तरीका भी बदला है। जो 60 साल में कोई नहीं कर पाया वो 8 साल में करने का काम भी हमने करके दिखाया है। जनता भी उस दिशा में भारत को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से, आप देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, अपने चैनल्स पर देखेंगे, बहुत बड़ा बदलाव सोच में आया है। और जो लोग इससे परे हट रहे हैं वो हाशिए पर हैं। देश हित में जो नहीं सोचेगा वो कहीं नहीं होगा। हमारी पार्टी सदा कहती, भारतीय जनता पार्टी, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। लेकिन कुछ लोगों के लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और नेशन लास्ट होता है। आज वो कहां पर है? वो लास्ट में ही और लॉस्ट भी है। तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात जो आपने कही, इसकी लक्ष्मण रेखा क्या है अनुराग जी? मैं आपको बहुत स्पेसिफिक उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे लगा कि सीएए के दौरान जब देश में डिबेट हुई तो मैं खुलकर कहूंगा, मुझे लगा कई चैनल ऐसे थे जिनकी जो रोल थी उस समय वो एंटी नेशनल थी। शाहीन बाग के समय में जो हमने देखा कि एक तरह से देयर वाज एन अटेम्प्ट टू पोलराइज द ऑडियंस, टू पोलराइज वन कम्युनिटी, और एक बार नहीं, हर बार। और जो हम कहते हैं, जिसको कहा गया, जो हमने 2016 में, अनुराग जी थोड़ा लंबा सवाल मेरा होगा आप, ताकि, मगर 2016 में जब मैंने देखा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहा गया जेएनयू के कैंपस में, और उसका समर्थन करने के लिए कई राजनीतिक दल पहुंच गए, और राजनीतिक दल ही नहीं, उनके साथ उनके मीडिया के कई साथी भी पहुंच गए। जब हमने पाकिस्तान पर हमला किया उस समय लोगों ने कहा कि सबूत क्या है, तो सबूत गैंग आ गई। और मैं चाहता हूं कि आप इस पर जरा विस्तृत तौर से जवाब दें कि अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो हैशटैग्स बने, लोगों का कनेक्ट इसके साथ बना, मीडिया पर भी सवाल उठाया गया। पिछले 6-7 सालों में हैव यू सीन अ चेंज in the way people are expecting the media to play its role in nation building? और इसके साथ साथ चलते हुए जिन लोगों पर सवाल उठाया जाता है, वो कहते हैं ये तो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो ये फाइन बैलेंस हो जाता है। एज अ मिनिस्टर, एज अ लीडर, हाउ डू यू व्यू दिस? देखिए, सच को कोई छिपा नहीं सकता। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं भ्रम पैदा करने के, जिससे भय भी उत्पन्न होता है। और सीएए के दौरान यही हुआ। सच्चाई देश के सामने लाने की बजाय एक कल्पना ऐसे की गई, ना जाने इसके आने के बाद कितने लोगों को भारत छोड़ना पड़ेगा, जो सत्य से परे था। और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उसका पूरा दुरुपयोग राजनीतिक दलों से लेकर टीवी चैनल्स तक हुआ, जो देश हित में नहीं था, जिसने समाज में और बिखरावट पैदा की, जिसने समाज में एक दरार पैदा करने का प्रयास किया, जिसके कारण कुछ लोगों के लिए वो एक राजनीति का अड्डा बन गया। लेकिन देश की छवि दुनिया भर में उससे प्रभावित होती है, देश की छवि पर धब्बा लगता है।
और यही नहीं, देश के विकास पे रुकावट भी आती है। तो केवल कुछ चैनल्स के लिए वो बार्क रेटिंग्स अच्छी हो सकती हैं, लेकिन वो देश के विकास में एक बहुत बड़ा अवरोध पैदा करती है। दूसरा जो आपने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या हो, आपने देखा होगा आहिस्ता आहिस्ता लोग उन चैनल से शिफ्ट कर जाते हैं। आप उनको मजबूरी के कारण वो नहीं दिखा सकते, वो शिफ्ट होके वहीं जाते हैं जहां पर उनको देखना है, जो उनको देखना पसंद है, सुनना पसंद है, वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आते ही है जो राष्ट्र हित की बात करते हैं और देश की जनता भी उनको देखना ही पसंद करती है। और जहां तक टुकड़े टुकड़े गैंग की आप बात करते हैं, वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो कभी पोस्टर चिपकाती थी जेएनयू में, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, यस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, जी, जो भारत के टुकड़े हो हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते थे, आज वो भारत जोड़ो यात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल। टुकड़े टुकड़े करने वाले भारत जोड़ो पे लगे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रात को 12 बजे आके कंधे मिलाने वाले आज वो केवल सैर के लिए निकले, किसके लिए निकले हैं? भारत। अरे 370-35 से जम्मू कश्मीर को अलग रखने का प्रयास नेहरू जी ने किया, लेकिन उसको पूरी तरह से जोड़ने का काम अभिनव पहले भी था, आज भी है, लेकिन कुछ लोग, किसी अखबार ने आज भी लिखा और मुझे उस पर आपत्ति है, जो उस अखबार ने लिखा इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। मैं खुले मन से कह रहा हूं, भारत में चलने वाला अखबार ये लिख भी कैसे सकता है? सबको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारत के दोनों सदनों ने कहा है कि ये भी भारत का हिस्सा है, आज नहीं तो कल वो भारत का हिस्सा होगा ही, मेरे भाई और बहनों। अनुराग जी, जनवरी 2021 में एक इंसिडेंट हुई थी, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको कहना चाहता हूं कि फार्मर्स एजिटेशन चल रहा था, जो हमने कहा था चैनल में, मुझे नहीं लगता ये फार्मर्स एजिटेशन है, मुझे लगता है ये प्रायोजित है, सुनियोजित है, प्लान्ड है, स्पॉन्सर्ड है, पॉलिटिकली फंडेड है। और अनुराग जी, हम तो खुलकर कहते हैं रिपब्लिक भारत में ना, हम हमारे जितने इधर लोग हैं, जितने हमारे शुभचिंतक हैं, वो जानते हैं हम लेफ्ट राइट नहीं करते, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख देते हैं। उस समय एक ट्वीट आई थी, ग्रेटा थनबर्ग की ट्वीट थी, जो एक तरह से ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं। उस ट्वीट के साथ उन्होंने गलती से एक टूल किट को अटैच कर दिया था, आपको याद होगा। और मैं बैठा था और मुझे किसी ने मेरे प्रोग्राम के ठीक 15 मिनट पहले दिखाया कि अर्नब ये अटैचमेंट देखो। और हमने उस समय एक हैशटैग लगाई थी, टूल किट गैंग, आपको याद होगा, टूल किट गैंग रिपब्लिक नहीं, हम तो हैशटैग के एक्सपर्ट हैं, हमें लगता है अगर हैशटैग का नंबर 1 अवार्ड मिलेगा दुनिया में, हमें मिलेगा। मगर उसके साथ साथ मैं चौंक गया अनुराग जी कि भाई ये कैसी टूल किट है। इसमें बताया गया है इस दिन हम ये करेंगे, उस दिन तुम पहुंच जाना, 15 दिन बाद हम सरकार पे ऐसे प्रेशर डालेंगे, हमारे एक्टिविस्ट इधर से आएंगे, वॉशिंगटन में आप ट्वीट कीजिए, दिल्ली में रिस्पॉन्ड कीजिए, पूरी एक ग्लोबल प्लानिंग हो रही थी। और मुझे लगा दैट दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस एट ऑल, ये तो ग्लोबल कंस्पिरेसी है। और मुझे लगा था उस समय कि भारत में मीडिया, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन के जितने टूल्स हैं, जितने इंडिपेंडेंट हो उतना अच्छा है, और जितनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो, ग्लोबल प्रेशर या ग्लोबल फंडिंग हो, उतना ही ज्यादा डेंजरस है। हाउ डू यू व्यू इट? क्या आपको लगता है कभी कभी कि हो सकता है कि भारत जितना प्रभावशाली बन रहा है, आज राजनाथ जी सुबह थे, और जितना बन सकता है इसको रोकने के प्रयास हो सकते हैं यूजिंग मीडिया एंड कम्युनिकेशन बोथ ग्लोबली एंड इन इंडिया? ऐसे मुझे लगता है अर्नब जी बहुत उदाहरण देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में पिछले वर्ष असम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ दूसरे राज्य के साथ, जी, देश में मीडिया ने बड़ा हंगामा किया, सोशल मीडिया पे लगता था ट्रेंड हो रहा है जी, उसके 85% से ज्यादा ट्वीट साउथ अमेरिका और अमेरिका से थे। भारत में कुछ घटने वाला किसी राज्य के बॉर्डर डिस्प्यूट का साउथ अमेरिका से क्या लेना देना?
और एक के बाद दूसरी घटना पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से विदेशी ताकतें लगातार लगी रहती हैं देश को तोड़ने के लिए। हमें डर उनका नहीं, लेकिन कुछ लोग जो देश में बैठकर उनके एजेंट बन जाते हैं, जो उनके हाथों में खेलते हैं, उनको क्या लाभ मिलता है, उनका चेहरा पर्दाफाश जरूर होना चाहिए, बेनकाब होना चाहिए। आखिर क्यों वो देश के लोग दुनिया के हाथों में खेलते हैं? चाहे मान लीजिए डोकलाम का इशू था या सर्जिकल स्ट्राइक का था, प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले कौन थे? बिल्कुल भारत के अंदर कुछ नेता थे, कुछ राजनीतिज्ञ थे। चाहे कोविड वैक्सीन बनाने की बात क्यों नहीं थी, गरीब आदमी को, आम जनता को वैक्सीन लगाने से रोकने के लिए भी कुछ नेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए कहा वैक्सीन ठीक नहीं, हिंदुस्तान की बनी है। आज 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने का काम किसी ने किया है और बिल्कुल मुफ्त में किया है, तो हिंदुस्तान ने किया। बिल्कुल। कहां गए वो नेता आज जो आत्मनिर्भर भारत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं? वो 10 साल सत्ता में रहकर फौजियों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाए। मोदी सरकार ने 1,50,000 नहीं 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट भी दे दी। 308 से ज्यादा आइटम्स ऐसी हैं जिनको मेक इन इंडिया के रूप में शामिल किया। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम ऐसे हैं कि अब हम आयात तो कम करेंगे, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करने पर भी बल दे रहे हैं। ये बदले हुए भारत की तस्वीर है, ये नए भारत का आगाज है जो आत्मनिर्भर भारत के रास्ते से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना रही है। और उन लोगों के लिए कड़ी चेतावनी है जो इस तरह के ओछे हथकंडे करते हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश को पीछे धकेलते हैं, अपने हित को आगे रखते हैं। ये देश ऐसे लोगों को ना कभी स्वीकार किया है, ना आगे करने वाला है। मेरा सवाल कुछ और था, आप मेरे सवाल को समझ गए। आप बीसीसीआई से जुड़े हैं, क्रिकेट से जुड़े हैं, तो मैं सवाल को अलग तरीके से रखना चाहता हूं। मुझे लगता है अगर आप क्रिकेट में होते, आपकी स्टाइल सहवाग और श्रीकांत के तरह होती। गावस्कर और द्रविड़ की अप्रोच आपकी नहीं है, तो क्या आप कभी बैकफुट पे आ जाते हैं? मेरा सवाल यह है, आप माने कि मैं सरकार की बात कर रहा हूं, जब ये ग्लोबल हेडलाइंस बनते हैं ना, नैरेटिव बनती है कि नहीं? हमारे यहां इतने हमारे मित्र हैं, हमें गुस्सा आता है कि भारत को लेके इतनी एक नेगेटिव नैरेटिव बनाई जा रही है जो बिल्कुल विपरीत है सच्चाई के। आज मैं अगर हीथ्रो से मुंबई आऊं, मुझे तो लगता है कि मैं विकसित देश में पहुंच गया जब मैं भारत में वापस आता हूं, ये सच्चाई है। मगर जो नैरेटिव बनाई जाती है और उसके साथ साथ ग्लोबल मीडिया का एक अभिन्न अंग उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो एंटी इंडियन अप्रोच उनका है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स, ये वॉशिंगटन पोस्ट कॉन्स्टेंटली नेगेटिव आर्टिकल्स करते हैं। आई एम आस्किंग यू एज द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, क्या आप कभी बैकफुट पे आते हैं कि इन ग्लोबल हेडलाइंस, ये नैरेटिव बिल्डिंग के कारण क्या आपको कभी बैकफुट पे होना होता है? आपका रिस्पॉन्स क्या होता है इस सिचुएशंस में? दुनिया भर की अखबारें क्या छाप रही हैं, उस पर भारत का कानून तो काम नहीं करेगा जी, लेकिन क्रेडिबिलिटी उनकी भी लगातार गिरती है। बिल्कुल। जो लोग उनको पढ़ते थे और जो यहां पर काम किया हुआ देखते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। भारत के लोकतंत्र का मुकाबला दुनिया के बाकी लोकतंत्र क्या करेंगे? जहां वो छपती है उससे बेहतर लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र भारत का है जी। हमारा सिस्टम वहां का बेहतर है। और कम से कम मैं तो अपने मीडिया के बारे में यही कह सकता हूं। ग्लोबल मीडिया के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि किसी को केवल अनाप शनाप बायस्ड अगर रिपोर्टिंग करनी है और कुछ लोगों को वही अखबार दिखाकर अपनी वाहवाह करवानी है, तो जो देश में लोग रहते हैं वो तो वास्तविकता को जानते हैं। आप सच्चाई को नकार नहीं सकते। और सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, कोविड प्रबंधन में भी आगे बढ़ा, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी मेजर इकोनॉमीज में सबसे तेजी से आगे भारत बढ़ रहा है। जीएसटी कलेक्शन को देखेंगे तब भी भारत आगे बढ़ रहा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1,44,000 करोड़, 1,63,000 करोड़ की कलेक्शन पर मंथ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिन अंग्रेजों ने 200 साल भारत के ऊपर राज किया, उन अंग्रेजों को पीछे छोड़कर, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गई है। तो हमारे काम, हमारी उपलब्धियां कहीं ना कहीं उस बायस्ड और नेगेटिव रिपोर्टिंग को नकारती है।
हम अपने काम पर लगे हुए हैं, हमें देश को आगे लेकर जाना है। अगर मेरा आधा टाइम नेगेटिविटी में जाएगा, जो गलत कोई लिख रहा है और जिसमें सच्चाई से परे है, तो उसमें कहां टाइम बर्बाद करेंगे अर्नब जी? हमें तो काम करना है देश के लिए। तो अनुराग ठाकुर को गुस्सा नहीं आता है उस समय जब देखते हैं ऐसे? कभी अनुराग ठाकुर को कभी गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा करने से नहीं, काम करने से काम चलता है। गुस्सा करने से क्या होगा? जो करना है, और जो ये जहां कार्रवाई करनी वहां करते भी हैं। जो आप कह रहे हैं कि आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन कह सकता? देखिए, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आप 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था 8 साल में पहुंच जाते हैं। 12 करोड़ शौचालय आप बनाकर दे देते हैं। 11 करोड़ से बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस का सिलेंडर देते हैं। 3 करोड़ गरीबों को पक्का मकान बनाकर देते हैं। आप 45 करोड़ बैंक खाते खोलकर देते हैं। 200 करोड़ वैक्सीन लगाते हैं। हर घर को नल से जल देने की काम करते हैं। बिजली हर गांव हर घर तक पहुंचाते हैं। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करते हैं। ये सब चीजों के चलते हम काम की ओर ध्यान देते हैं। जो कोई बोल रहा है बोलने दीजिए, जिससे कहां फर्क पड़ रहा है। ये बड़ी उपलब्धियां बहुत है। आपने कहा कि हमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो पूछता है भारत आपसे, नेशन वांट्स टू नो अनुराग जी, अरविंद केजरीवाल को जरूरत क्यों है? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेरे बारे में ये कहा, फलाना कहा, ये कहा। तो ये अप्रोच मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। वो इसलिए भी कि देश का मीडिया जो उनसे सवाल पूछ रहा है कि शराब घोटाला क्यों किया, और इन शराब घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने क्यों खाया। और मैं सीधा आरोप एक बार फिर लगा रहा हूं, शराब घोटाले के किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं और मुख्य आरोपी यानी कि अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी हैं। और जो इनके कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज या अधिकारियों की जो कमेटी बनी थी, जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि शराब नीति क्या हो, उसके बिल्कुल ऑपोजिट शराब नीति इनके मंत्रीगण ने बनाकर दी है। इसका मतलब मंत्रियों के मन में, सरकार के मन में अरविंद केजरीवाल जी के पहले से ही था कि घोटाला करना कैसे है, गोवा और पंजाब के चुनाव से पहले पैसे कमाने कहां से है। और जिस व्यक्ति ने 30 करोड़ रुपया अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट दिया, वो कानूनन आप वापस नहीं कर सकते थे, आपने फिर भी किया। 144 करोड़ रुपया जो आपको वापस नहीं करना चाहिए था, वो वापस करके किनके खाते में गया, किस किस को दलाली गई, ये सवाल अरविंद केजरीवाल से तब भी था और आज 1 महीने के बाद भी है। इस 30 दिनों में 3 मिनट निकालकर अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे पाए शराब घोटाले पर। स्कूल की परिस्थिति उनकी क्या है? जब कोई टीवी चैनल वहां पर कैमरा लेकर जाता है तो उसके कैमरे तोड़ दिए जाते हैं। अगर इतने ही अच्छे स्कूल है तो कैमरे तोड़ने की नौबत क्यों आई? सच्चाई देश के सामने, एक भी नया स्कूल नहीं बना पाए। शिक्षा का स्तर ऊपर जाने की बजाय नीचे आया है, आंकड़े कहते हैं। एक स्विमिंग पूल बना लिया 8 साल में, उसी पे गोते लगाते नजर आ रहे हैं। और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात कभी अन्ना हजारे जी के साथ अरविंद केजरीवाल करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे नजर आते हैं तो अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। वो तो कहते हैं ईडी सीबीआई मेरे खिलाफ, वैसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए हम, मगर पिछले 3-4 हफ्तों से अनुराग जी आप एवरी डे आप अटैक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। वो ईडी और सीबीआई को जो करना है करने दीजिए ना। आप पॉलिटिकली क्यों अटैक कर रहे हैं? आपने तो मनीष सिसोदिया का नाम भी कुछ, उस पर भी कुछ आपने अपना रूपांतर दिखाया था, उसको चेंज किया था उनके नाम को। तो इतना क्यों कर रहे हैं? इतना इसलिए, मैं फिर एक बार दोहराता हूं, जो भ्रष्टाचार का आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके जो कसम खाते थे अपने बच्चों की हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में आए। जो कहते थे हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी बंगला लिया। जिन्होंने कहा था हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आज अरविंद केजरीवाल ने एक जगह नहीं, दिल्ली के साथ साथ पंजाब की सिक्योरिटी भी ली। लेकिन गुजरात जाते हैं तो ड्रामा करके कहते सिक्योरिटी हटा लो। ये असली चेहरा है जी। ये सत्ता में आकर मेवा खाने वाले हैं, दिखावा करते हैं। और जो कल तक सत्येंद्र जैन को
सर्टिफिकेट देते थे ईमानदारी का, वो सत्येंद्र जैन पिछले 4 महीने से जेल में है, बेल नहीं मिली है। क्या अरविंद केजरीवाल इस देश में सर्टिफिकेट देंगे कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है? ये जो मनीष की जो मैं बात कर रहा था, ये मनीष, ये वहीं तक सीमित हो गए। इनको बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल को रोज बयान क्यों देना पड़ता है? मेरा केजरीवाल जी से सवाल ये है कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। शिक्षा पर तो ध्यान नहीं दिया, शराब में लूटने का सारा काम किया है। और ये देश के सामने आज सच्चाई आ गई है। और ये जो उतावले हो रहे हैं ना कि जाके जेल में सत्येंद्र जैन जी से मिलना है, वो मौका भी कभी ना कभी आ ही जाएगा। अनुराग जी, मैं आपको फिर से राष्ट्र सर्वोपरि के दिशा में ले जाना चाहता हूं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल इश्यूज के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकते? एक नेशनल सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी हो, हमारा देश बेनिफिट करेगा ना अगर सारे 10-15 बड़े पार्टीज, रीजनल पार्टीज एक लाइन ले। मुझे ये बहुत डेंजरस ट्रेंड दिख रहा है। आज सुबह मैं किसी से कह रहा था कि ये ओवर फेडरलाइजेशन हो रहा है हमारे देश में, जहां पे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि शुड वी बी पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसे भी हमने देखा कई दक्षिण भारत के राज्यों में ये डिबेट शुरू हो गई है। Why can't political parties come together for the nation, at least on major issues? देखिए, इतनी मुश्किल क्या है इसमें? नहीं, मुश्किल ये है कि सबसे बड़ा अवसर था जब देश और दुनिया के सामने चुनौती आई कोविड-19 पैंडेमिक की। सबको इकट्ठे मिलकर लड़ना था, एक अवसर था। लेकिन उस समय भी राजनीति करने से कुछ लोग बाज नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा फ्रंट लाइन वर्कर्स का, कोविड वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए देश ताली बजाए, थाली बजाए, दिया जलाए। तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। मनोबल बढ़ाने के लिए था, लेकिन कुछ लोगों ने राजनीति करने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक की, बदला लिया, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ सत्ताधारी लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया। कोविड वैक्सीन बनाई देश के हमारे वैज्ञानिकों ने, देश में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन बनी, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। डोकलाम में हमारे सेना ने मुंह तोड़ जवाब अतिक्रमण करने वाली सेना को, चीन की सेना को दिया, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया। उस समय भी कुछ लोग चाइनीज एम्बेसडर के साथ चाइनीज सूप पी रहे थे, चीन की सेना के पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन भारतीय सेना के साथ नहीं खड़े थे। आप उनसे उम्मीद करते हो कि एकजुट होकर काम करेंगे? हम तो चाहते हैं कि सब लोग साथ आए। कहते हैं आप रीच आउट नहीं करते। वो कहते हैं आप अपने आप को इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना इंपैक्टफुल, इतनी बड़ी पार्टी समझते हैं कि आप उनके विचारों के लिए केयर नहीं करते। जिस पार्टी का और उनका सरकार, कहना है कि संसद में भी हमें कोई भी नहीं पूछता। जिस पार्टी और सरकार का मूल मंत्र ही हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके मूल में ही छिपा है कि सबको साथ में लेकर चलना है। आज मैं रिपब्लिक भारत के मन से भी कहता हूं, आइए सब इकट्ठे मिलकर नए भारत का निर्माण करें। अमृत काल में भारत को उस नई ऊंचाइयों पर ले जाएं कि जब 100 वर्ष भारत मनाए तो दुनिया में इतिहास रचने वाला देश हमारा भारत हो। फिर एक बार देश को महान बनाएं, फिर भारत को महान बनाएं। फैंटास्टिक। एक आखिरी सवाल, मीडिया के माध्यम से क्या किया जा सकता है भारत को एक सुपर पावर की दिशा में ले जाने के लिए? मुझे लगता है कि आज से 10 साल बाद अगर हम दोनों अगर बात करें तो आई एम क्वाइट श्योर, आप श्योर हैं, 2032 में वी विल बी ए सुपर पावर। आपने देखा होगा जो एक अखबार थी यूके की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो हर दिन एंटी इंडिया हेडलाइन लगाती है, उसने परसों लिखा है कि भारत इज डेस्टिन्ड टू बी ए सुपर पावर। आपने देखा होगा 2 दिन पहले। तो एक्नॉलेजमेंट हो चुकी है 2032 में अगर ये सम्मेलन हो, वी विल बी सिटीजन्स ऑफ अ सुपर पावर। व्हाट कैन द मीडिया डू in that direction? What is your view? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई जहां पे बलात्कार हुआ, हत्या हुई। कुछ राजनीतिक दलों ने हाथरस में जाकर डेरा जमा लिया, तब वो जाति पर चले गए। अब एक रीसेंट घटना हुई, वहां वो धर्म पे चले गए। तो जब देश के अंदर ये खेल बंद नहीं होगा, किसी की बच्ची के साथ
दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई, उसको एक बेटी के रूप में देखना चाहिए जिसके साथ अन्याय हुआ। उसके न्याय के लिए खड़े होंगे। जब जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर सोचेंगे तो सशक्त भारत का निर्माण भी करेंगे, बेटियों को न्याय दिलाने का काम भी करेंगे। लेकिन आपके अपने शासित राज्य में जब वो अपराध होता है तो आप आंखें बंद कर लेते हो और दूसरी जाकर हल्ला बोल करते हो। तो क्या एक बेटी जो एक राज्य में है उसका अधिकार दूसरी बेटी से अलग है? इन बातों से जब हम बाहर नहीं आएंगे तब कैसे नए भारत का निर्माण कर पाएंगे? और जहां तक मीडिया का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं, जजमेंट आने से पहले मीडिया ही अपनी जजमेंट ना दे दे तो वो भी बड़ा संकट होता है। दूसरा यह है कि जो अच्छे काम हुए हैं उसको बताना बहुत आवश्यक है। अर्नब जी, भारत की इतनी उपलब्धियां हैं, लेकिन वो जो गुड न्यूज वाला फैक्टर है वो शायद कहीं ना कहीं कम है। ब्रेकिंग न्यूज पे ज्यादा बल दिया जाता है जहां पर रेटिंग्स और आए, जबकि सही बात यह है कि देश के बहुत सारे लोग अच्छी खबर भी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किस योजना का क्या लाभ मिलेगा। मुझे लगता है भारत की उपलब्धियां बहुत हैं। COP 21 से लेकर COP 26 तक देखें, भारत ने नेतृत्व दिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस देखें तो भारत ने नेतृत्व दिया है। बहुत बड़े बड़े देश क्योटो प्रोटोकॉल को तो पूरा नहीं कर पाए, भारत ने COP 21 से 26 तक एनवायरमेंट के क्षेत्र में दिया। पीएम मोदी ने जब लाइफ पर बात कही तो भविष्य का भारत कैसा हो, 2070 में कार्बन न्यूट्रल कैसे हम लोग हों, उस दिशा में भारत ने कदम उठाया है। हमने जो टारगेट रखे उसको समय से पहले पूरा करना शुरू किया है। ये आज के भारत के लिए और भविष्य के भारत के लिए किया है, और दुनिया में अपना योगदान भारत ने पहले से ज्यादा बढ़ाया है। और इसीलिए आज भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी चुने जाते हैं। एक बार नहीं, बार बार चुने जाते हैं। यह नए भारत की तस्वीर है। बहुत है। और एक आखिर में मैं कहना चाहूंगा आपको भी और जितने हमारे दर्शक हैं जो हमारे साथ अभी इस वक्त इस हॉल में हैं और जो देख रहे हैं, कि हमने भी अनुराग जी प्रण ली हुई है कि अगले 2 साल में हम हर भारतीय भाषा में रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भारत की हर भाषा में ब्रॉडकास्ट करेगा और पब्लिश करेगा। और दूसरी बात, हमारी जो सबसे बड़ी प्रण है, जो इट इज माई कॉज टू द नेशन, व्हाट वी वांट टू डू फॉर द वर्ल्ड, भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India। भारत की भूमि से भारतीय टैलेंट, भारतीय टेक्नोलॉजी, भारतीय सोच, भारतीय कल्चर को पूरे विश्व में ले जाने के लिए हम भी प्रण लेते हैं इस फोरम में कि रिपब्लिक will be the first organization to create a large global news organization but with its heart and center in India। मैं तो इतना ही कहूंगा, आपका धन्यवाद दूंगा कि जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोनों दिशा। यू मे बी वन ऑफ द चैनल्स which is a national channel going regional and international both at the same time। My best wishes to you and your group। एक बार फिर आपने सम्मेलन किया और नेशन फर्स्ट इस थीम को रखकर किया है, इसके लिए आपको और आपके पूरे ग्रुप का बहुत आभार। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू वेरी मच। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए, और बहुत ज़रूरी बातें थी जो हम आपके लिए, सभी के लिए जानना ज़रूरी है। भारत विविधताओं का देश है, कई धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, दर्जनों भाषाएं और बोलियां यहाँ पर बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, लिखी और पढ़ी जाती हैं। देश में ऐसे कई मुद्दे चल रहे हैं जिन पर दुर्भाग्यवश काफी विवाद रहा है, टकराव भी हुआ है, दशकों तक कई मुद्दे अदालतों में अटके रहे। लेकिन बीते कुछ सालों में अगर बात करें तो चीजें लगातार बदल रही हैं। बदल कैसे रही हैं वो भी समझना जरूरी है। कुछ साल में सबका साथ सबका विकास राह पर देश लगातार मुसलसल सतत आगे बढ़ रहा है। ऐसा माहौल बना है कि कोई फैसला लिया जाए और बात आगे बढ़े। कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए गए, मसलन कश्मीर का मसला हर किसी के जहन में हमेशा ताजा रहेगा, लेकिन किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसे भी सरकार ने इंश्योर करने की कोशिश की है।
बिल्कुल अमित, और